हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट का जो पेपर है 1002 कोड है 1002, जिसको हम बोलते हैं भारत का संविधान। क्या बोलते हैं? भारत का संविधान भाग 1 कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भारत का संविधान भाग 1 और कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, इनमें इसका नाम है। ठीक है, यह है हमारे एलएलबी के बच्चों के लिए सेम सेकंड वो सेम फर्स्ट का ये जो सेकंड पेपर है, उसमें हमें किन क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए, किन को क्यूट करना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले मैं आपको कराता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, एलएलबी में अच्छे नंबर लाने के लिए देखो प्रत्येक विषय की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। कोई किसी पे ज़्यादा फोकस देता है, कोई किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस देता है। इसी प्रकार एलएलबी सेम फर्स्ट में देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर होगा पेपर जब होगा हमारा, तो यहाँ पे दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। नंबर पहला तो दिया जाता है हमारे आर्टिकल्स पे, यानी जिनको हम कह देते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेदों पे ज़्यादा गौर की जाएगी। और दूसरे नंबर की जो चीज़ों पे हमारी गौर ज़्यादा की जाएगी, जिस पे एग्जामिनर का ध्यान ज़्यादा जाता है, वो जाएगा केस। किस पे? केस पे। इसमें दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। फिर समझ लो, आर्टिकल्स पे, अनुच्छेदों पे, और दूसरे नंबर का फोकस दिया जाता है हमारे केस पे। अगर हमारा क्वेश्चन कुछ भी है, हमने उसके बारे में आर्टिकल की सही जानकारी दे दी और उसके अगर अंदर कोई केस है और उसकी अच्छी में जानकारी दे दी, तो हमारे पूर्ण नंबर मिलने वाले हैं, बटे में से बटे। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का आप बिल्कुल राइट कर आए। ठीक है, क्या करके आए? राइट। बट योर राइटिंग इज वेरी रॉन्ग। योर राइटिंग वेरी रॉन्ग। राइटिंग सेक्शन वेरी रॉन्ग है यार। तो तुम्हारे नंबर 20 में से ये मान लो 16 14 इतने ही रह जाएंगे, या मैं कहता हूँ आपके 10 भी बड़ी मुश्किल से मिले, या 12 नंबर, ऐसे नंबर मिलेंगे आपको खिंच पिच करके। आपका थोड़ा बहुत रॉन्ग है, इन साइडों में हल्का फुल्का रॉन्ग है, अनुच्छेद और केस में, बट आपका राइटिंग सेक्शन वेरी स्ट्रांग है। ठीक है, तो आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। दूसरी बात, हमें एलएलबी में देखो, ज्यूरिस की बात थी अलग। ज्यूरिस तो एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट था, उसको तो हर कोई कवर करा देगा। ज्यूरिस को तो हर कोई कवर कर लेगा। ज्यूरिस जैसे आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। उसमें गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, गिनी चुनी बातें आती हैं। दिक्कत आती है हमारी अदर सब्जेक्ट की। किसकी? अदर की। ज्यूरिस सबसे आसान सब्जेक्ट है एलएलबी के अंदर। ठीक है, अब बात ये इसकी बात कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में 395 तो हमारे आर्टिकल्स हैं, जिनमें से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेपर बनेगा वो 51 कै तक बनेगा। ठीक है, यहाँ तक हमें अपने पूरे आर्टिकल याद करने होते हैं। अलग बात दूसरी क्या है कि ज्यूरिस में तो हमको जो क्वेश्चन आ रहा था सिर्फ हमें उसी की नॉलेज लेनी होती थी। ठीक है, जैसे हमने कोई क्वेश्चन है, जैसे भी कोई क्वेश्चन आ रहा था, हमने उसके बारे में पढ़ा और जाके लिख दिया। लेकिन एलएलबी में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर देते हैं, तो यहाँ पे एक चीज मैटर करती है, हमारी नॉलेज। क्या मैटर करती है? नॉलेज। अगर हमें जितना ज्ञान होगा, हम पेपर उतना ही बेटर कर पाएंगे। ठीक है,
जितना हमें ज्ञान होगा उतना ही बेटर पेपर कर पाएंगे। और दूसरी बात, इसमें कोई भी व्यक्ति एक बात सुन लेना, जब मैं ज्यूरिस का आपको पेपर करा रहा था, ज्यूरिस की बातें मैं आपको बता रहा था, मैं आपसे कह रहा था अपने शब्दों में उसे लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने शब्दों में लिख सकते हो, बना बना के कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो, आर्टिकल का बिल्कुल सटीक जानकारी अगर आपको है तो वहां पे आर्टिकल नंबर डालें, आर्टिकल नंबर डालें। और उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आर्टिकल नंबर बिल्कुल ना डालें। और बिल्कुल भी आप लिख लेना, बिल्कुल भी अनाप शनाप ना लिखें, अनाप शनाप बिल्कुल ना लिखें। और दूसरी बात, आप जितने ज्यादा से ज्यादा कम लिखोगे, जितना कम से कम लिखोगे उतने ही ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे, ये बात ध्यान रखना। और सब्जेक्टों में क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आप जितना कम लिखने की कोशिश करोगे उसमें आप आर्टिकल्स और केस की मात्रा जितनी बढ़ाओगे, और ये आर्टिकल्स की जो नॉलेज आपके पास रहेगी ये बिल्कुल सटीक होगी, तो आपके नंबर बिल्कुल अच्छे आने वाले हैं। फालतू की बकवासबाजी करनी नहीं, क्योंकि जब तक हम जिएंगे जूरिस्प्रूडेंस हमारे इतनी काम नहीं आती है। हालांकि ये बस यहीं तक ही इसका फंडा खत्म है, लेकिन आर्टिकल और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक हम लॉ पढ़ेंगे हमारे हर पेज पे, हर पृष्ठ पे इसका कहीं ना कहीं हमें विवरण मिलता रहेगा। और दूसरी बात, जूरिस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या ऐसा जो हर जगह लागू होता है, उसकी बात सर्वमान्य होती है, उसको पहला दर्जा दिया गया है भारत में, ऐसा है क्या? तो उसको हमें जानने से पहले हमारे देखो उसमें देखो जो बातें हैं जो सर्वमान्य है उसके लिए हमें क्या है, एक तो हमारा एक पंथ दो काज होंगे, एक तो हमारा 30 नंबर का, अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन जो क्या था 30 नंबर का कर दिया, एक तो 30 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा, और प्लस हमारी नॉलेज क्लियर होगी। कोई बच्चा ये मत सोचना कि बस हमारी सेम फर्स्ट क्लियर हो जाए और हमें जूर कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है। भाई ध्यान रखना, सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका पीछा पूरी लॉ में नहीं छोड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, ये 4 सब्जेक्ट आपका बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक तुम अपनी एलएलबी क्लियर करोगे, ध्यान रखना। तो हमें इन चीज़ों को तो कड़ियों को तो मजबूत करके चलना है। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों लागू मतलब इतनी मान्यता दी गई है आज उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं, जैसे उद्देशिका, यहाँ से 10 नंबर में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, 10 में सबसे ज़्यादा बनता है, सबसे ज़्यादा बनता है। और कभी कभार ये 20 नंबर में आता था पहले, लेकिन अब ये मैं कह रहा हूँ, मैं तो 20 ही बोलूँगा क्योंकि मैंने अब तक 20 के ही आज वो देखे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन बोल दूँ मैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पहले 20 का आता था, अब ये 30 में आने लगा है, आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना। मैं सारी बातें बता चुका हूँ। और ये जिनको खिचड़ी लग रही है भाई साहब, वीडियो में से बिल्कुल हट जाओ, लॉ को छोड़ के घर शांति से बैठ जाओ, ठीक है ना। क्योंकि जो अभी से आलस करेंगे ना, आगे कुछ नहीं होने वाला। देखो मैं ये सब चीज़ें ड्रामे क्यों कर रहा हूँ भाई, मैं ये चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप उनकी बातों को समझ जाओ, पेपर कैसे देना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। खाली लिखने से ही काम नहीं चलेगा भाई, थोड़ी नॉलेज ग्रोथ होनी चाहिए हमें, कैसे पेपर को प्रेजेंटेशन करनी है, कैसे लिखना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं क्या करेंगे, है ना। तो उस चीज़ों को देखते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन तैयार कर रखा है आपका, ये है क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके उद्देश्यों तथा महत्व की विवेचना कीजिए। क्या आप कह सकते हैं
कि प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी गणराज्य है। इस प्रश्न को हमें पढ़ने से पहले, इस प्रश्न का हमें आंसर निकालने से पहले हमें इसकी प्रस्तावना यानी उद्देशिका को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा दूं, ये जैसे प्रश्न है मेरा, मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा दूं, देखो मैंने बना के रख लिया है। ये क्वेश्चन मेरे पास 22 तारीख का बना हुआ रखा है, 22/2/22 का। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है इस समय। बस मैं आपके एग्ज़ामों को देखते हुए, आपके प्यार को देखते हुए, यूट्यूब पे आपकी कमेंट्स को देख के मुझ पर रुका नहीं जा रहा है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें इसकी प्रस्तावना को पढ़ना जरूरी है। हम इसकी प्रस्तावना को आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये है हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका और भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं और उद्देशिका भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों ही नामों से इसे बोलते हैं। इंग्लिश में से प्रेम्बल बोलते हैं, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उन्हीं के लिए मैं ये बता रहा हूँ इसकी प्रस्तावना। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्वेश्चन में दूंगा। यहाँ पे मैं एक बार आपको इसको दिखा देता हूँ हमारी उद्देशिका है क्या, ठीक है। हम भारत के लोग, हमसे मतलब है भारत के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों से है। भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हमें किसी दूसरे के अंडर में रहने की जरूरत नहीं है। हम सर्व संपन्न हैं, हमें किसी के दूसरे के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। हम अपने निर्णय अपने आप स्वयं ले सकते हैं, हमें दूसरे के निर्णय पर चलने की जरूरत नहीं है। हमें किसी बाहरी देश की बात को मानने की जरूरत नहीं है। हम किसी के दबाव में नहीं जी रहे हैं। हमारा देश क्या है, स्वतंत्र है और अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, स्वयं जो ताकतवर है, सर्वसंपन्न है। इसका मतलब है ये प्रभुत्व संपन्न है, सही है। समाजवादी यानी समाज के सभी लोगों के साथ चलता है। पंथ निरपेक्ष, भारत में कोई भी धर्म को, किसी भी धर्म को विशेष मान्यता प्रदान नहीं की गई है। सभी धर्मों को समान रूप से एक आंख से देखा जाएगा, है ना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहाँ पर वंशानुवाद की कोई विशेषता नहीं है, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन में बताएंगे। बनाने के लिए देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जो भारत के समस्त नागरिक हैं उनको सामाजिक आर्थिक यानी समाज से जुड़ी हुई सभी जरूरतें सुविधाएं, आर्थिक यानी धन से जुड़ी सुविधाएं, राजनीतिक न्याय जो हमें न्याय मिलना चाहिए, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका। इसके बिना हमारे भारतीय संविधान की कल्पना करना बेकार है, व्यर्थ है। आप ये कहोगे सर आपने इस प्रस्तावना को क्यों कराया है? भाई, जो लॉ करना चाहता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहता है उसको हमारी प्रस्तावना उंगलियों मतलब जबान पर रटी होनी चाहिए। 4 चीजें तो हमारी जबान पर हमेशा होनी चाहिए। नंबर 1 प्रस्तावना, मूल अधिकार,
मूल कर्तव्य, सही है, और नीति निर्देशक तत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, आम आदमी के लिए भी ये बहुत चीज़ें जरूरी हैं। ठीक है, मैं अब से पहले अपनी वीडियो में सिलेबस बता चुका हूँ। अब देखो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अपने प्रश्न को। देखो, उद्देशिका को दिखाने का मेरा मेन मोटिव था, आप उद्देशिका को याद कर लेना, क्योंकि कभी कभार आ जाता है उद्देशिका लिखिए। उद्देशिका हमारी पहले तो 4 नंबर में आती थी, बट अब क्या कर दिया है 10 नंबर में आती है, शॉर्ट क्वेश्चनों में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों में। तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। उद्देशिका को अच्छे से याद कर लेना। एक पंथ दो काज होंगे, एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, दूसरा अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे, और उद्देशिका को तो कभी भूलना मत, रट लेना। ठीक है, और जो चीज़ आपको याद नहीं होती है अच्छी तरीके से, उसे बार बार लिख के देखा करो, है ना। राइटिंग मोड पे जाया करो। जिन बच्चों की यह परेशानी है कि उन्हें जल्दी से आसानी से याद नहीं होता है, मैं उन भाइयों के लिए एक तरीका बता रहा हूँ, लिख लिख के देखा करो, है ना। जब आपको अच्छे से याद नहीं हो, कोई समस्या हो, तो आप लिख लिख के देखा करो। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके उद्देश्यों तथा महत्व की विवेचना कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी गणराज्य है? इसको हम आगे चलते हैं। प्रत्येक संविधान की एक अपनी उद्देशिका होती है, जो उच्च विचारों द्वारा बने आदर्शों की समावेश करती है। आदर्शों का समावेश करती है। देखो, प्रत्येक संविधान, जो संविधान लिखित है, जितने भी संविधान है, जो संविधान लिखित है, उसमें अपनी एक उद्देशिका होती है कि मतलब हमारा इस संविधान को बनाने का मेन उद्देश्य है क्या। एक बात बताओ, आप जब एलएलबी कर रहे हो, तो आप जिस दिन आपने एलएलबी में एडमिशन लिया होगा, तो आपका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा कि मैं लॉयर बनूंगा, कि भाई मैं तो जज बनूंगा, कि भाई मैं तो लॉ का टीचर बनूंगा। ये सब चीज़ें आपके मन में ख्याल आई होंगी कि मैं तो एपीओ क्रैक करूंगा, मैं पीसीएस जे, ऐसे मतलब आपने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। ठीक है, आपने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोच के तो करा होगा, है ना भाई। इसी चीज़ को तो लेके आपने अपने एलएलबी में एडमिशन लिया होगा, या आपने कुछ बच्चों ने इसलिए लिया होगा कि भाई थोड़ी पावर हमारी जनरेट होगी, थोड़ी डिग्री बढ़ेगी, मतलब कुछ ना कुछ सोच के तो आपने एडमिशन लिया जरूर होगा। कुछ बच्चों ने तो इसलिए लिया होगा। देखो, आज मैं बता दूं, 100 में से 40% बच्चे तो इसलिए लॉ करते हैं कि हमें लॉ का ही डिग्री मिल जाए, और जो हमारी मोटरसाइकिल होती है ना, फटफटिया मोटरसाइकिल, और जो हमारी कार होती है, उस पर एक काली वाली चिट मिले, और उस पर 2 ऐसे करके डंडा से मिल जाए, और ऐसे गोल चक्कर से हम अपनी कार और मोटरसाइकिल के ऊपर लगा दें एडवोकेट, और लोगों में खौफ फैलाएं कि देखो जी हम एडवोकेट हैं, और देखो जी एडवोकेट साहब जा रहे हैं, इनसे बच के रहो। 100 में से 40% बच्चे तो इसीलिए लॉ करते हैं कि भाई नाम है जाएगा कि हमारे घर में एक वकील है। ठीक है, 40% बच्चे इसलिए करते हैं। नहीं तो 60% बच्चे जो होते हैं, कुछ ना कुछ उनके ड्रीम होते हैं, जो ये सोचकर ही लॉ करते हैं। ध्यान रखना। और जितने बच्चे आज लॉ करते हैं, 100 में से मात्र 20% बच्चे ही सक्सेस होते हैं अपने ड्रीम में। 80% बच्चों में से 40% बच्चे तो लॉयर बन जाते हैं, और 40% की डिग्री घर में पड़ी उबाल मारती है फाइलों में, कुछ पता नहीं रहता कि कहाँ गई फाइल। ठीक है, ये होती है। तो हमें जैसे यहाँ की हमारी एक हमारे वो होती है कि भाई हमें किस जगह जाना है, हमें क्या करना है, हमारा मेन मोटिव है क्या लॉ करने का। ठीक है, उसी प्रकार हमारे संविधान का मतलब क्या है, हम संविधान क्यों लिख रहे हैं, संविधान का अर्थ है क्या, हम संविधान क्यों लिखना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें है। प्रत्येक संविधान की एक अपनी उद्देशिका होती है, जो उच्च विचारों द्वारा बने आदर्शों का समावेश करती है, जिससे संविधान निर्माण होता है। यही स्वरूप भारतीय संविधान निर्माण में भी अपनाया जा गया है।
और उद्देशिका में उच्च आदर्शों को लिया गया है जिससे संविधान उच्च कोटि का हो। प्रस्तावना का उद्देश्य है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी गणराज्य बनाना है। नंबर 2 पर भारतीय लोगों को निम्न अधिकार दिलाना है। भारतीय लोगों को क्या दिलाना है? निम्न अधिकार। नंबर 1 पे आता है न्याय। देखो, न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक कैसा न्याय मिलना चाहिए? सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक होता है समाज से संबंधित न्याय मिलना चाहिए, ठीक है, समाज से संबंधित न्याय मिलना चाहिए। दूसरा होता है आर्थिक। आर्थिक होता है धन से संबंधित न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक, ये जैसे सरकार है, राज्य है, उनसे अनुचित हमें न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता, हमें भारत के अंदर किन बातों की स्वतंत्रता होनी चाहिए? विचार, हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति के अंदर कोई विचार आ रहे हैं कि भाई मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ अपने देश के लिए, या कुछ मैं अच्छी बात बता सकता हूँ, या मैं किसी का विरोध कर सकता हूँ, या अपने मत कैसे प्रकट करूँ, तो उसे स्वतंत्रता है, वो अपने विचार प्रकट कर सकता है, अपना मत रख सकता है कि वो देश के हित में, समाज के हित में, राजनीतिकता के हित में, आर्थिक हित में क्या कर सकता है। विश्वास, उसे विश्वास दिलाया जा सकता है, या वो किसी को विश्वास दिला सकता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और मैं सही हूं। धर्म, हमें धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो भारत में है और जिस धर्म का पालन वो वर्तमान या प्रेजेंट टाइम में कर रहा है, उससे अपने धर्म की पूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता है, बशर्ते हुए कानून के दायरे में करे। समानता, अब बात करते हैं हम अपने समानता की। समानता में क्या है? पद। यहां पर भारत के अंदर समानता की बात की गई है कि जैसे समानता है, समानता में पहला दिया है पद, दूसरा दिया है अवसर की समानता। देखो, भारत में 3 वो हैं, जर्नल, SC, OBC, ठीक है, ये 3 है। पद से मतलब है अगर कोई सरकारी पद है, क्या है? सरकारी पद है, तो भारत का कोई भी व्यक्ति अगर इनमें से योग्य व्यक्ति है, चाहे वो SC है, OBC है, SC है, जनरल है, और वो अपनी मेहनत के अनुसार अगर इस पद को पाने का योग्य है, तो वो उसके साथ क्या करेगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी भी पद पर जा सकते हो। अवसर की समानता, आप इन तीनों को किसी भी जॉब में जाने की अवसर की समानता है, मतलब किसी को भी किसी भी जॉब में, किसी भी पद पर, किसी भी कार्य में जाने की अवसरों की समानता है। सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ये नहीं है कि भाई तुम ये हो, तुम SC हो, तुम OBC हो, तुम जर्नल हो, आपको ये अवसर की समानता नहीं है, आपके लिए इस पद की नियुक्ति नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप क्या हो? समानता है ना। आगे आ जाती है बंधुत्व। बंधुत्व क्या है भैया? आदि तय और ये है वह। बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, वे राष्ट्र की एकता। देखो, व्यक्तियों की गरिमा यानी व्यक्तियों में एक तो प्यार भावना बना के रखो, उनकी इज्जत मतलब इज्जत करो, आदर करो, और उन्हें मिलजुल कर उनके साथ रहो, और साथ के साथ और उनकी जो गरिमा को बना के रखो, किसकी बेइज्जती मत करो, प्यार मोहब्बत से रहो। साथ ही साथ राष्ट्र की एकता, मतलब जब हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो हम राष्ट्र की एकता में क्या दे रहे हैं? बल दे रहे हैं, और राष्ट्र की एकता को बना के रख रहे हैं, ठीक है। इस उद्देशिका में हमारे के दर्शन की झलक मिलती है। हमारे के दर्शन की झलक मिलती है। इसमें संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों का संक्षेप में दिग्दर्शन कराया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान के अधीन सभी शक्तियों का स्रोत भारत के लोग हैं, वे किसी के अधीन नहीं है, ठीक है। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। देखो, एक बात ध्यान रखना, देखो मैं भी एक इंसान ही हूँ,
मैं इन नोट्सों को बना रहा हूँ। अगर जैसे का की जगह की हो जाता है और सा से की जगह सो हो जाता है, तो भाई इतने तो आप मैच्योर हो, लॉयर बनने जा रहे हो, तो इन चीज़ों को तो तुम अपनी लैंग्वेज के अनुसार इसे भी ठीक कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कहीं कॉमा लगना है, कहीं प्रश्नवाचक लगना है, कहीं पे ना ने की जगह ना लग गया है या ना की जगह ने लग गया है, तो इन चीज़ों को आप अपने तरीके से भाई इन्हें तो सही कर ही सकते हो। अभी क्या है, कुछ बच्चे कमेंट करके भेज रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन कराया था सैबनी का, उसमें मैंने 70-40 के समथिंग से 80 के आसपास मैंने कुछ उसमें सन उनका जीवन काल यहाँ से यहाँ तक के बीच में उन्हें बताया है कि उनका यहाँ से जीवन काल था इतने के बीच में। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है प्रेजेंट टाइम में कि यहाँ से यहाँ तक का उनका काल है, और उसमें मैंने बाई मिस्टेक मतलब उसमें 92 कर दिया है, किसकी जगह 82 की जगह, वो 42 की जगह 1842 की जगह 1942 कर दिया है। तो बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर वहाँ पे तो 1842 आएगा, तुमने तो 1942 कर दिया है। भैया हाँ, मेरे से रॉन्ग तो वहाँ हो गया है, बट आप एक बात तो ध्यान रखो बच्चों कि यहाँ के इसके बीच की ड्यूरेशन भी तो देखो मैंने क्या कह रखी है ना। और उनकी एक पुस्तक को मैंने 1803 में भी बता रखा है, दास रेविडस को, तो ये भी तो ध्यान रखा करो कि हाँ भाई कुछ वहाँ पे, तो इन चीज़ों का आप भी ध्यान रखना। अगर बाई मिस्टेक एक आध वर्ड ऊपर नीचे होता है तो हमें कहीं ना कहीं से उसका आंसर अपने आप ही निकालना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। उद्देशिका से लाभ, संविधान का स्रोत क्या है, अर्थात भारत के लोग, संविधान का जो स्रोत क्या है, संविधान का जो स्रोत बना है तो कहाँ से है, भारत के लोग। संविधान का उद्देश्य क्या है, अर्थात इसमें उन महान अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हें भारत के लोगों ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित बनाने की इच्छा की थी। जो बच्चे ये कहते हैं ना कि सर आप तो हूबहू यूनिक का उतारते हो, भैया उनके लिए एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, यूनिक भी तो बुकों से बनती हैं, ठीक है। और भैया मैच करके देख लेना यूनिक से है कि किससे है, ध्यान रख लेना। यूनिक वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो कमेंट कर करके मारते हैं, देख लेना किससे मैच कर रहा है ना। नंबर 3 पे आ जाता है संविधान के परिवर्तन की तिथि का उल्लेख, ठीक है। आ जाओ तीसरे नंबर पे, निम्नलिखित बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक परंतु निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है। अब हम इनका मतलब समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से है, भारत 15 अगस्त 1947 से बाहरी नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त हुआ। बाहरी नियंत्रण का मतलब क्या है बच्चों, एक मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो देश है 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। उससे पहले क्या था, यूरोपियों की नीति हमारे देश में चलती थी, उनके ही आज्ञा का पालन होता था देश में। देश आजाद हो गया, अब क्या है, हमारा देश स्वतंत्र है, किसी के अंडर में नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। वह आंतरिक, देखो यहाँ पे अंकी बिंदी लगानी है। अब बहुत से बच्चे इसी को कमेंट करके कहते सर जी आपने तो आंतरिक लिख रखा है, तो इन चीज़ों को देख लिया करो। जैसे काफ़ी बच्चे बोल चुके हैं कि सर 8042 की जगह 1942 कर दिया, भैया बाई मिस्टेक हो गई है भैया, ऊपर की चीज़ों को भी तो देख कर आप करेक्ट कर सकते हो, तो ऐसी चीज़ों को हमें देख लेना चाहिए। वह आंतरिक नीतियों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है, मतलब पहले बार भारत के अंदर जो नीति चलती थी वो विदेशियों की चलती थी क्योंकि हम उनके गुलाम थे। लेकिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया तो अपने आंतरिक अपने देश के अंदर की नीतियों का विकास होने लगा और उनका ही पालन होने लगा। नीतियों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है, इस प्रकार बाहरी एवं भीतरी सभी मामलों में अपनी इच्छानुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। देखो भारत जो है, समझ लेना इस बात को, ये हमारा देश है भारत। यहाँ पर कोई कार्य होता है
या हमारे देश का कोई कार्य बाहर करने जाते हैं, तो हमारे देश के ही जो राजनीतिक लोग हैं, जो मतलब जिस पद पे हैं, जिनको जो कार्य सौंपा गया है, वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय अपने अपने क्षेत्र में ले सकते हैं। वह किसी अन्य देश की गुलामी में नहीं जी रहे कि भैया तुम इस निर्णय को नहीं लोगे और हम तुम पे दंडित करेंगे। नहीं, तो भारत क्या है, स्वतंत्र है, प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। लोकतंत्रात्मक, भारत की संप्रभुता अब जनता में निहित है। जनता अपने मतानुसार सरकार का निर्धारण करती है। यह मतदान प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है। जनता अपने वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके केंद्र व राज्य के लिए सरकार चुनती है। पहले क्या होता था, अब उन्होंने क्या करा है, लोकतंत्रात्मक, ध्यान रखना, लोकतंत्रात्मक का मतलब है, पहले क्या होता था, राजा का पुत्र ही राजा बनता था, है ना, ये था। अगर इसका बेटा हुआ तो वो फिर राजा बनता था। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा था, राजा का बेटा ही राजा, राजा का बेटा ही राजा। लेकिन लोकतंत्रात्मक गणराज्य में क्या होता है कि 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। क्या होते हैं, चुनाव। और यहां पे संपूर्ण भारत में से कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अगर जनता ने उसे चुना, मतलब वोट के आधार पर जनता उसे चुनती है, वहां पे ये नहीं होगा कि भाई एक ही इस जो आज प्रधानमंत्री है उसी का भाई प्रधानमंत्री है, उसी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, या उसके परिवार का ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा वर्तमान समय में नहीं है, भारत के संविधान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्रात्मक है, यानी कि वो चुनाव लड़ेगा और जनता ने उसे चुनना, तभी जाके राजगद्दी पर बैठेगा और जनता ही उसका बहिष्कार करेगी। और उसका चुनाव कौन कर सकता है, जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई हो। 18 वर्ष के बाद हमारी वोट आ जाती है और वोट के आधार पर हम चुनाव करेंगे। सही है, तो हमारा देश कैसा है, लोकतंत्रात्मक। हम अपने मत का प्रयोग करके हम किसी भी व्यक्ति को सरकार में चुन सकते हैं। ठीक है, किसी के दबाव में नहीं है। ठीक है, ना ही कोई वंशवाद है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है किसी राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता। स्वतंत्र भारत में मौजूद सभी धर्मों के समान आदर प्राप्त है और इसकी संविधान में उचित व्यवस्था है। देखो, इसमें एक चीज और कही गई है कि भारत में पंथ निरपेक्ष। देखो, इन चीजों को मैं इसलिए बता रहा हूं एक्सप्लेन करके कि इन्हीं बातों को आप वहां पे अपने एग्जाम में लिख देना। पंथ निरपेक्ष का मतलब है भारत में कई समुदाय के लोग रहते हैं। हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये काफी रहते हैं, है ना। तो भारत के अंदर सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार उन्हें मानने की स्वतंत्रता है। भारत में कोई एक निश्चित धर्म ऐसा नहीं है जिसको मान्यता प्राप्त हो कि ये हिंदू देश है, ये मुस्लिम देश है, सिख या ईसाई देश है। सभी को अपने अपने धर्म को समान रूप से मानने की स्वतंत्रता है। पंथ निरपेक्ष है, कोई किसी के बीच में टांग नहीं, अड़चन नहीं अड़ाएगा। ठीक है, सभी धर्मों को समान आदर है, सभी धर्म अपने प्रचार कर सकते हैं, कोई भी धर्म का कार्य कर सकते हैं, कोई रोकथाम, कोई भेदभाव नहीं है। इसके लिए एक केस है। देखो, मैंने क्या बोला था, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहती है। देखो, अगर आपने क्वेश्चन में ऊपर अब से पहले कोई गड़बड़ी करी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, इनको लिखने में अगर गलती कर दी तो आपके नंबर कटने वाले हैं, ध्यान रखना। और प्लस आपने इस केस में गलती कर दी, ये ही है क्वेश्चन की जान। ठीक है, यह है इंपॉर्टेंट। MR बॉम्मई, ये क्या है, बे ओ आदि में मैं ई। ठीक है, बनाम भारत संघ 1994 SCC 1 में निर्धारित किया गया था कि पंथ निरपेक्ष संविधान का आधारभूत ढांचा है। राज्य सभी धर्मों और धार्मिक समुदाय के साथ समान व्यवहार करता है।
धर्म व्यक्तिगत विश्वास की बात है, उसे लौकिक क्रियाओं में नहीं मिलाया जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा केस है, केस नंबर देखो हमारा फर्स्ट हो गया है और केस नंबर 2। मैंने इसमें 2-3 केस डाले हैं जो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है ना, केसों को जरूर लिखना, चाहे एक बार को आप थ्योरी ना लिखो, आप फिर देख लो, चाहे एक बार को थ्योरी मत लिखना भाई। केस आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे भाई बहन छोटे बड़े जो भी हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद भी अगर आप इतनी नॉलेज नहीं लेके जा रहे हो तो भैया बहुत दिल दुखेगा जब आपके नंबर कम आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है भैया, केसों को जरूर लिखना और हेडिंग बाई हेडिंग लिखना है। जैसे मैंने हेडिंग से देखो डाल रखा है। देखो मुझे क्या ज़रूरत थी, कोई मैं पेपर तो दे नहीं रहा हूँ आपके लिए, मैंने हेडिंग का भी इस्तेमाल करा है। देखिए जैसे जैसे मैंने यहाँ पे पेपर उतारा है ऐसे ऐसे आप एग्जाम में उतार के आओ। ठीक है ना। दूसरा केस है, अरुण राय बनाम भारत संघ, AIR 2002 SC 3176 में निर्णित किया गया कि पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ है जिसके अनुसार सभी धर्मों का ज्ञान होना और उसके प्रति आदर का भाव होना चाहिए, उनके प्रति आपस में आदर की भावना का बीज पैदा करती है। केस नंबर 2 में ये बातें कही गई थी, केस नंबर में ये वाली बातें कही गई थी। ठीक है, इन दोनों केसों को आप लिखोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। आगे आते हैं, समाजवादी। समाजवाद की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं है, किंतु सर्वमान्य रूप से आर्थिक न्याय में समाजवाद की कल्पना की जाती है और समाजवादी सरकार देश के लोगों सामाजिक आर्थिक क्रांति के द्वारा खुशहाल करने या बनाने का प्रयत्न करती है, जिसे पूरा करने के लिए वह उत्पादन के मुख्य साधनों पर नियंत्रण स्थापित करती है। सही है, आगे चलते हैं। भारत ने लोकतंत्रात्मक समाजवाद को स्वीकार किया है, इसलिए सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया और आवश्यक अनुसार कई उद्योगों राष्ट्रीयकरण भी किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के उद्यम साथ रहते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक तो कैसी है, सार्वजनिक, कैसी है, सार्वजनिक, एक है निजी। निजी और सार्वजनिक का मतलब है, सार्वजनिक का मतलब है इसमें राज्य भी कार्य करेगा और केंद्र भी कार्य करेगी। ठीक है, और निजी का मतलब है इसमें सिर्फ केंद्र सरकार कार्य करेगी। कौन, केंद्र सरकार कार्य करेगी। ये क्या है, मिलजुल कर हमारे देश की व्यवस्था को, व्यापार को, उद्योगों को और देश के विकास की नींव को कैसे हमें आगे बढ़ाना है, कैसे विकास करना है, कैसे वृद्धि करनी है, ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, आगे को कैसे निरंतर बढ़ाना है, इन चीज़ों का समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से करेगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश की कैसी अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इन चीज़ों का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। गणराज्य, राज्य का सर्वोपरि पद वंशानुगत, राज्य का सर्वोपरि सरकारी पद वंशानुगत नहीं है, यह निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन पर आधारित है। इस दृष्टि से भारत और अमेरिका गणराज्य हैं। देखो गणराज्य का मतलब है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राज्य का सर्वोपरि सरकारी पद, जो सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा जो सरकारी पद है, यानी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे जो पद हैं वो क्या नहीं है भैया, वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है। जैसे राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो निर्वाचन होगा भैया वोटों के आधार पर। किसके आधार पर, वोट पड़ेंगी, कौन बेस्ट है वही चुन के आएगा। ये नहीं है कि मेरी औलाद है तो मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है तो यही राजा बनेगा। इस दृष्टि से भारत और अमेरिका क्या है, गणराज्य। भारत में ही वोटिंग के आधार पर होती है क्योंकि यहाँ पद वंशानुगत नहीं है, यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचन द्वारा आता है। इंग्लैंड गणराज्य नहीं है क्योंकि यहाँ रानी
वे राजा वंशानुगत होते हैं। वहां पर इंग्लैंड में आज भी क्या है, वंशानुगत है, ठीक है, उनके पुत्र ही वहां के राजा बनते हैं। आज भी वहां पे इंग्लैंड में क्या है, वंशानुगत है। भारत में निर्वाचन द्वारा चुनकर ही आएंगे। हमारा संविधान प्राकृतिक न्याय का प्रबल समर्थक है। अब्यूब खां, नूर खां पठान बनाम स्टेट ऑफ AIR 2013 SC 58। भाई हमें ये जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, ये केस नंबर हमारा क्या है, 4, ध्यान रखना है ना। केस नंबर क्या है, 4, इसको हमें जरूर याद करना है। आगे चलते हैं, प्रस्तावना, उद्देशिका और महत्व, ठीक है। यहाँ पर देखो एक चीज बता रहा हूं, आपका वहां से जब क्वेश्चन बनेगा तो यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका और महत्व को लिखो। क्वेश्चन हमारा यहां से भी ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको ये समझा दूं, फिर बीच में रिदम बिगड़ जाता है आपका समझने का और मेरा समझाने का। ये केस है गोपालन बनाम मद्रास राज्य। वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है। अगर ये आपने केस इसमें नहीं लिखा है तो आपके नंबर 0 बटा सन्नाटा होने वाले हैं, आपको नंबर नहीं मिलने वाले इस केस के बिना। ये केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इस बात का। गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 SCR 88 में यह तर्क उठाया गया था कि भारत को प्रजातांत्रिक संविधान बनाया गया। यह बात निर्वाचन के लिए मार्गदर्शक है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि कोई विधि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है तो उसे अनुच्छेद के अधीन शून्य घोषित किया जाना चाहिए। किंतु इस तर्क को उच्चतम न्यायालय ने मानने से इनकार कर दिया और अभिनेत क्या कि अनुच्छेद 21 में विधि का अर्थ है राज्य द्वारा निर्मित विधि, ना कि नैसर्गिक न्याय। यद्यपि बाद में मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 507 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कोई भी अधिनियम विधि जो न्यायसंगत, ऋजु तथा युक्तियुक्त नहीं है वह अनुच्छेद 14 और 21 का अतिलंघन है। इस चीज को आप रट लेना। इन सब चीजों का मैंने सार आपको बता चुका हूं, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप भी जल्दी से प्रिपरेशन करोगे, देखना है ना। संविधान की प्रस्तावना से इस बात का बोध होता है कि संविधान में बालक तथा बालिकाओं के अधिकारों में कोई विभेद नहीं किया गया है। बालिकाएं भी इन सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं जिनका एक बालक करता है, ठीक है। वैल्यूनेटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2016 SC 5122। केस नंबर 5 हमारा क्या है, केस नंबर 5। अब आप कह रहे होगे सर हमको क्या करा जाए कि पेपर हमारा 1.5 घंटे का है और आपने टोटल हमें 1.5 घंटे की थ्योरी दे दी। क्या दे दी? हम अगर इसी क्वेश्चन को करने लगे तो ये 1.5 घंटे की थ्योरी दे दी। आप एक बात सुन लो, इसमें मैंने आपको कराए हैं 3 क्वेश्चन। क्या है इसमें? है 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है उद्देशिका, भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना लिखो। जो मैंने सबसे पहले आपको कराई है भारत की उद्देशिका या प्रस्तावना। दूसरे नंबर पे आपको मैंने कराया है, देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके उद्देश्यों का महत्व की विवेचना कीजिए। यहां तक ठीक है। उद्देश्य और उसके महत्व, ये उसके उद्देश्य हैं, ठीक है। क्या है, हमें एग्जाम में क्या लिखना है, पहले तो ये लिख देना थोड़ा सा, ठीक है। उद्देश्य लिख देने हैं। क्या लिख देने हैं? उद्देश्य, ठीक है। अगर उद्देश्य बूझ रहा है तो ठीक है। और उसके महत्व, हमें इसके महत्व लिख देने हैं। ये रहे, ये वाले आप लाभों को काट सकते हो, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। इनको आप कट कर सकते हो, अपने एग्जाम में नहीं लिखना है। मैं यहां से कट कर दूं, इनको नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है। और लो आगे चलते हैं।
अब बात आ जाती है इसकी, ये चीजें हमें लिखनी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इनको देखो ये कितनी लाइनों में 1 2 3 4 5, इनको अपनी शब्दों में एक या दो लाइन का बना सकते हो, इसको भी एक या दो लाइन का बना सकते हो, इसको भी एक या दो लाइन का बना सकते हो। जैसे कैसे, भारत में सभी धर्मों को समान मान्यता प्राप्त है, भारत में सभी धर्म समान रूप से अपने अपने धर्मों के अनुसार कार्य कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बना सकते हो। ठीक है, मतलब अपनी लैंग्वेज में। और लेकिन केसों को हमें ज्यादा रखना। मैंने इसमें कराए हैं आपको 5 केस, कितने, 5 केस। आपको 5 में से 2 से 3 केस करने हैं। कितने, 2 से 3। ये वाला तो आपको करना ही करना है। ठीक है, प्लस आप इनमें से देखो, मैंने क्या करा था, पंथ निरपेक्ष वाले में मैंने आपको 2 केस कराए हैं, पंथ निरपेक्ष वाले में 2 केस कराए हैं। आप इसमें से कोई एक केस कर सकते हो। यहाँ पे 2 हैं भाई, दोनों तो नहीं करने ना भाई, यहाँ से कोई एक केस कर सकते हो। 2 मैंने इसीलिए लिखे हैं कि आपको जौन सा सफिशियंट लगे उनमें से एक कर देना। आगे आ जाते हैं। समाजवादी, समाजवादी का मैंने आपको बता दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, उसकी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, उद्योग व्यापार को बढ़ाने के लिए हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का हमें प्रयोग करना चाहिए। लोकतंत्रात्मक समाजवाद को स्वीकार किया गया। ठीक है, गणराज्य का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ पे चुनकर निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्ति आता है। ठीक है, ऐसे हमें करना है। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का और महत्व बताइए। प्रस्तावना में पहले कराई थी, अगर ऐसी बात पूछेगा तो वो 20 नंबर या 30 नंबर में पूछेगा आपसे। प्रस्तावना में कराई चुका हूँ। उद्देश्य का मैंने आपको यहाँ पे बताइए, उद्देश्य का क्या है और इसका महत्व क्या है। महत्व आप लिख सकते हो। महत्व क्या है, ये 5 बातें, 1 2 3 और 4 ये और 5 बातें महत्व लिख सकते हो। इसलिए मैंने इसमें 2 केसेस, जब आपको ये 3 बातें लिखनी है, जब अपने ये 2 केस लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को हमें सेट करना है अपनी लैंग्वेज में। ये नहीं है कि मैंने ये 400 से 600 वर्ड में बनाया तो आप भी ऐसे लिखो। इसे अपने वर्डों में 200 या 250 वर्डों में अपने अनुसार इसे सेट करना है। ठीक है बेटा, ये तो मैं समझने के लिए और समझाने के लिए मैं इन वर्डों को यूज करता हूँ। ठीक है ना, ध्यान रखना। अपने तर्कस में तीर जितने ज्यादा होंगे हम उतने ही अच्छे युद्ध जीत सकते हैं। ठीक है ना, उतने अच्छे से युद्ध को जीत सकते हैं। इसलिए मैं आपके तर्कस में तीर ज्यादा डालता हूँ। ठीक है, आपकी शब्दों की संख्या ज्यादा बढ़ाता हूँ। और दूसरी बात, आपको निरंतर आपकी वीडियो इसी प्रकार मिलती रहेंगी। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया है तो तुरंत हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन घंटी को दबा दो। अपनी प्रिपरेशन मन से करो, आपके सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। परेशान ना हो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको करते रहो, आपके बहुत ही अच्छे और बेहतरीन नंबर आने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरी नज़र में नहीं है जिसके घर में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। भाई आपके घर में कोई भी फ़ोन हो भाई, प्लीज़ उससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, मोनेटाइज हो जाएगा थोड़ा हमारा। आपके घर में जो भी फ़ोन है, आपसे रिक्वेस्ट है उससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं, थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।